दोस्तों, मैं सीएम डागा आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय पे चर्चा के लिए। आप लोग हमने देखा है कि आरबीआई ने पिछले कुछ समय के अंदर ब्याज दरों के अंदर बदलाव किया है। ज्यादा पुराना नहीं जाते हैं। सन 2025 में जो बदलाव हुए हैं पहले हम उनको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आरबीआई ने इस साल 2025 के अंदर दो बार अर्थात फरवरी 2025 और अप्रैल 2025 के अंदर 0.25% जिसको 25 बेसिस पॉइंट्स भी कहा जाता है, वो ब्याज दरें कम करी है। कुल मिलाकर 0.5% तक ब्याज दरें कम हो गई है। आरबीआई जब ब्याज दरें कम करता है तो वो सबको कन्वे किया जाता है मौद्रिक पॉलिसी अर्थात मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक आरबीआई की कमेटी है जिसके अंदर पूरी विस्तार से चर्चा होती है कि क्या इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति दिख रही है, क्या वैश्विक स्थिति दिख रही है, और फिर यह निर्णय लिया जाता है कि ब्याज दरें कम करना है या नहीं करना है। जनरली अगर हम बात करें तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट तब कम करने के लिए तैयार होता है जब इन्फ्लेशन कम होता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जरूरी है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाने के लिए। तो दोस्तों, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी और फिर भी लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो पा रही। ऐसा हो सकता है क्या? सुनने में आश्चर्यचकित लगता है लेकिन ऐसा सत्य है कि ऐसा होता है। अब उसके मुख्य तीन कारण हैं। पहला कारण जो है वो ये है कि दैट अगर आपने लोन ही फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया तो ब्याज दरें अगर आरबीआई कम भी करेगा या बढ़ाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने परिवर्तनीय अर्थात वेरिएबल रेट के ऊपर लोन लिया है तो भी ब्याज दर कब कम होगी, ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आपका जो वेरिएबल रेट है वो किस मानक से लिंक्ड है। अर्थात वो ईबीएलआर से लिंक्ड है या एमसीएलआर से लिंक्ड है। या फिर अगर हम लोग बात करें, एक और जो छोटा पॉइंट है जो अपने को नोट करना है वो ये है कि ब्याज दरें कब कम होगी, ये इंटरेस्ट रेट रीसेट क्लॉज आईआरआरसी लोन एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट रीसेट क्लॉज कहता है कि 6 महीने में कम होगा तो 6 महीने में रिव्यू होगी। अगर कहता है 3 महीने में कम होगा तो 3 महीने में होगी। अगर कहता है कि तुरंत कम हो जाएगी तो तुरंत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक बार संक्षिप्त में अगर ये देखना चाहें कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। पहला, फिक्स रेट है या वेरिएबल रेट। सेकंड, क्या ईबीएलआर पे लिंक्ड है या एमसीएलआर पे लिंक्ड है। या फिर तीसरा चीज जो हमने समझी वो समझी इंटरेस्ट रेट रीसेट क्लॉज। अब दोस्तों, मैं आपको ईबीएलआर अर्थात एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट के कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा। आरबीआई ने समय समय पर बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर एक ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो उसका बेनिफिट कस्टमर्स को दिया जाए। इसी के तहत उन्होंने समय समय पर अलग अलग मानक बनाए, अलग अलग तरीके से उन्होंने उनको बैंकों को बोला कि आपको किस आधार पर ब्याज दरें तय करनी है। वो आधार क्या होगा वो उन्होंने तय किया। फॉर एग्जाम्पल, एक समय पर बेस रेट का आधार था। बेस रेट को खत्म करके वो एमसीएलआर का आधार लेकर आए 1 अप्रैल 2016 से। फिर वापस से आरबीआई को लगा कि नहीं, ये आधार भी पूर्णतः ठीक नहीं है, इससे भी ज्यादा अच्छा आधार होना चाहिए ताकि बैंकों के जो कस्टमर लोन ले रहे हैं उनको तुरंत इंटरेस्ट रेट में होने वाले बदलावों का असर अपनी ब्याज दर के ऊपर दिखे। तो इसलिए उन्होंने जो लेटेस्ट कंसेप्ट लागू किया वो लागू किया एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट। कहने को एक्सटर्नल बेंचमार्क उन्होंने चार तय किए हैं। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट। रेपो रेट का हमने कंसेप्ट समझा था। रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर बैंक अर्थात कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले रहा है, यानी आरबीआई इज अ लेंडर एंड बैंक इज द बॉरोअर इन दिस केस। तो ऐसे केस के इस रेट के ऊपर अगर उन्होंने कम कर दी तो आरबीआई ये मानता है कि अगर आपको मैंने ब्याज दरें कम कर दी हैं तो आप उस घटी हुई ब्याज दर का फायदा अपने कस्टमर को भी दो। किंतु यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है
कि कितना परसेंट ब्याज जो पैसा ओवरऑल बैंकों ने ले रखा है आरबीआई से, वो कितना परसेंट है जो कि रेपो रेट से चलता है। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये मात्र 4% है, अर्थात 96% पैसा बैंक इसके अलावा लेता है, जिसमें से थोड़ा पैसा आप कह सकते हो कि कैपिटल और उनका रिजर्व जिसे कहते हैं, या जमा पूंजी जिसे कहते हैं, वो है। और बाकी का सारा पैसा बैंक उधार पे लेते हैं। उधार पे किससे लेते हैं? आप और हम जनरल पब्लिक से। किस रेट के ऊपर लेते हैं? सेविंग रेट के ऊपर देने वाले ब्याज। अगर हम लोगों ने सेविंग रेट अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट खुला रखा है, उसके अंदर जो बैंक अपने को ब्याज दे रहा है, नॉर्मली 2.75%, 2.5% या 3% के आसपास का ब्याज दर बैंक आज की डेट में सेविंग रेट के ऊपर देते, सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर देते हैं। और दूसरा है बड़ा फैक्टर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर जो पैसा बैंक आप और हमसे पैसा उधार ले रहा है, उसके ब्याज के कारण ओवरऑल जो फर्क पड़ता है, उसके फर्क को देखते हुए बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट निर्धारित करता है। ये छूट बैंक को तो दे दी आरबीआई ने कि आप अपनी इंटरेस्ट रेट निर्धारित करो, पर इसके साथ साथ उन्होंने उनके कुछ हद तक बंदिशें भी लगा दी, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी कर दिया, ये कहकर कि भले ही आप इंटरेस्ट रेट क्या होगी जिसपे आप लोन देने वाले हो वो आप निर्धारित कर सकते हो, लेकिन उसका बदलाव अब आपके नियंत्रण में नहीं होगा। ये नियंत्रित कौन करेगा? ये नियंत्रित करेगा आरबीआई स्वयं। वो कैसे? रेपो रेट के अंदर चेंज करके। रेपो रेट के अंदर कब चेंज करेगा? हर 2 महीने से आने वाली मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। किन आधार पे चेंज करेगा? जैसा कि हमने देखा था, सबसे मुख्य आधार क्या है कि क्रेडिट ऑफटेक कैसा है। सेकेंड आधार क्या है? इन्फ्लेशन कैसा है। थर्ड आधार क्या है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलाव ब्याज दरों के अंदर किस प्रकार से हो रहे हैं। इन 3 मुख्य आधारों के बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो ये नीति निर्धारित करती है, जिसके जिसके 6 मेंबर मिलकर ये तय करते हैं कि आप अभी की परिस्थितियों के अंदर ब्याज दर में बदलाव करना है या नहीं करना है। वो ही नीति के अंदर दी हुई रेट, रेपो रेट जो है, उससे हमें पता चलता है कि ब्याज दरें कम होंगी या नहीं होंगी। अब अगर ब्याज दर कम कर दी आरबीआई ने, तो वो कब से लागू होगी? अमूमन तो हमारा मानना है कि शायद तुरंत लागू कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कारण। वो कारण है इंटरेस्ट रेट रीसेट क्लॉज का, आईआरआरसी का। हर लोन एग्रीमेंट के अंदर जो वेरिएबल रेट का है, उसके अंदर ये क्लॉज डला हुआ होता है कि कब आपकी इंटरेस्ट रेट रिव्यू होगी। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन रिव्यू होती है, बहुत कुछ बैंकों में होती है, या यूं कहो कि काफी सारे बैंकों में होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो कि हर दिन नहीं करते हैं इंटरेस्ट रेट का चेंज। वो करते हैं एक समय सीमा के अंदर, कुछ महीने की शुरुआत में, कोई अगले महीने की शुरुआत में, और कुछ क्वार्टरली करते हैं, अर्थात त्रैमासिक जो स्तर है उसके ऊपर करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ईबीएलआर का कंसेप्ट समझा। हमने ये देखा कि 1 अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने ईबीएलआर लागू कर दी है। ईबीएलआर का नियंत्रण उन्होंने स्वयं के हाथ में रखा है, बैंकों के हाथ से वो नियंत्रण छीन लिया है। तो फिर एमसीएलआर की महत्व का क्या रह गया है? क्या आज की डेट में भी एमसीएलआर प्रासंगिक है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि है। और वो क्यों है? क्योंकि तो उसके मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण ये है कि जो खुदरा ऋण दिए जाते हैं, रिटेल लोन जिन्हें हम कहते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स एक्सेट्रा, ये लोन्स 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 सितंबर 2019 तक जितने भी रिटेल लोन्स दिए गए, वो एमसीएलआर से लिंक्ड थे। क्या एमसीएलआर पे लिंक होने की वजह के कारण वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं? अब यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा कि एमसीएलआर निर्धारित कैसे होती है। मैं एमसीएलआर का निर्धारित के पीछे 4 मुख्य फैक्टर है जो कि मैंने इस स्लाइड के अंदर मेंशन किए हुए हैं। आप ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन रीसेट बोरोइंग, अर्थात इस वक्त बैंक
किस रेट के ऊपर पैसा उधार ले रहा है। अब इसके दो मुख्य स्रोत हैं, हमने समझे, या यूं कहो तीन मुख्य स्रोत हैं जो हमने समझे। पहला, सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज दर, सेकंड फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर ब्याज दर, और तीसरा रेपो रेट, जिससे यानी कि बैंक जिस रेट के ऊपर आरबीआई से उधार लेता है। अब ये भी हमने समझ लिया कि 96% फंड कहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से। तो इसलिए मुख्यतः अगर देखा जाए तो एफडी की जो ब्याज दर है कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जो कि एमसीएलआर के निर्धारण में जाता है। सेकंड कारण था ऑपरेशनल कॉस्ट। बैंक अपने ऑपरेशंस करने के लिए, अपनी शाखाएं चलाने के लिए, अपना हेड ऑफिस चलाने के लिए कितना खर्चा करता है, और उसके अंदर ये भी शामिल है कि अगर उनका एनपीए है तो एनपीए भी ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट है। इसी तरीके से तीसरा बड़ा कारण है रीजनेबल रेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। अब आप कहेंगे कि साहब ये क्या कंसेप्ट है। आप यूं समझिए कि बैंकों के पास खुद की जो जमा पूंजी है उसके ऊपर आरबीआई ने उनको अलाउ कर रखा है कि आप ये निर्धारित करिए कि आप अपनी जमा पूंजी के ऊपर कितना रिटर्न अपेक्षित करते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मली 12 से 15% का रिटर्न जो है वो माना जाता है कि बैंक अपनी जमा पूंजी के ऊपर, अपना व्यापार करके जमा पूंजी के ऊपर इतना परसेंट रिटर्न तो कमाएगा। और चौथा है कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर नेगेटिव कैरी। अब आप कहेंगे कि सब ये क्या कंसेप्ट है। आपको पता है कि आरबीआई ने हर बैंक के लिए ये मैंडेटरी बना रखा है, ये अनिवार्य बना रखा है कि वो एक अमाउंट आरबीआई के साथ डिपॉजिट के तौर पे मेंटेन करेगा। अब उस अमाउंट को भी उन्होंने निर्धारित कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, जो कि 4% होता है आज की डेट के हिसाब से। यानी कि बैंकों के पास जितना पैसा है उसका 4% पैसा उनको आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रेशियो के तौर पर मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये जो पैसा है इसके ऊपर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता, तो इसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस नुकसान की भरपाई के लिए अपनी एमसीएलआर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। कुल मिलाकर चार मुख्य कारण जो है वो हम लोगों ने समझ लिए हैं। पहला, कहीं ना कहीं इस समय बैंक जो है आम पब्लिक से किस रेट के ऊपर पैसा ले रहा है। दूसरा, अपने खर्चे कितने कर रहा है अपने ऑपरेशन चलाने के लिए। तीसरा, आपके पास बैंकों के पास खुद के पास जो जमा पूंजी है उसके ऊपर वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। चौथा, कैश रिजर्व रेशो के ऊपर होने वाले नुकसान की भरपाई। तो इन चार मुख्य कारणों को, चार मुख्य जो कारण कह लीजिए, वजह कह लीजिए, या आधार कह लीजिए, इनके आधार पर एमसीएलआर का निर्धारण होता है, या होता था कहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में एमसीएलआर आप केवल और केवल कॉरपोरेट को दिए जाने वाले लोन, कंपनियों को दिए जाने वाले लोन के ऊपर ही लागू है। बाकी सब के ऊपर, यानी वेरिएबल रेट रिटेल लोन्स और एमएसएमई लोन्स के ऊपर आज की डेट में ईबीएलआर लिंक्ड लोन्स लागू हैं। अब एमसीएलआर का कंसेप्ट तो आरबीआई ने 30 सितंबर 2019 को खत्म कर दिया। जहां तक खुदरा लोन की बात है, खुदरा ऋण जो जिन्हें हम लोग कहते हैं होम लोन या पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन्स जो एमएसएमई को दिए जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जो 3 साढ़े 3 साल की जो अवधि थी, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक, उस समय तक जो दिए हुए लोन्स हैं उनके ऊपर एमसीएलआर से ईबीएलआर में चेंज अभी भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोन अभी भी ऐसे हैं जो एमसीएलआर पे चल रहे हैं। तो इस वजह से आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट कम करे जाने के बावजूद, क्योंकि वो एमसीएलआर से लिंक्ड हैं, इसलिए उनके ऊपर अभी भी तुरंत प्रभाव से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आरबीआई के अंदर, आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट में किए जा रहे बदलाव आपके लोन के ऊपर तुरंत प्रभाव से नहीं दिखते। लेकिन हमें आगे क्या करना है, हमें चुप नहीं बैठना है, हमें ये निर्धारित करना है कि हमारा अगला स्टेप क्या हो।
सबसे पहला स्टेप होगा आपका, आप अपने बैंक में जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि क्या मैं अपनी इंटरेस्ट रेट का मानक या बेंचमार्क रेट बदलाव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर वो आपको ऑप्शन देते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं, आपके जब बहुत कम कॉस्ट के ऊपर आपकी इंटरेस्ट रेट का जो मानक है वो बदल दिया जाएगा और आप MCLR से EBLR के ऊपर आ जाएंगे। परंतु किसी वजह से अगर आपका वित्तीय संस्था आपको ये बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, तो आप निराश मत होइए, आपके पास दूसरा विकल्प है। वो विकल्प है कि आप अपना लोन एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर कराइए, जहां पर आपको EBLR लिंक्ड लोन मिल जाएगा। लेकिन कराते वक्त आपको कुछ ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, वो ये देखना है कि आपको नुकसान कितना है और इंटरेस्ट रेट में हो रहा फायदा कितना है। नुकसान क्यों होगा? नुकसान इसलिए होगा क्योंकि कोई भी बैंक जो अगर आपको अलाउ करता है, तो कुछ लोन्स के ऊपर आपको प्रीपेमेंट चार्जेस देने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा प्रावधान है, हर लोन के ऊपर तो नहीं, लेकिन कुछ लोन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट, अगर आप समय पूर्व के बैंक से ट्रांसफर कराते हैं, तो आपको उसके ऊपर फोरक्लोजर चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरा नुकसान होता है आपको दी जाने वाली फीस, अर्थात जहां पे भी आप लोन नया लेंगे वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी। तीसरा होगा आपको स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट। अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में खासकर ये चीज लागू है, क्योंकि अगर आप कोई भी नया ऋण लेते हैं तो उसके ऊपर या लोन एग्रीमेंट के ऊपर आपको फिर से स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी वजह से ना कर पाए तो मेरी राय है कि आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से इस बात को समझें कि मेरा नुकसान कितना होगा और मुझे फायदा कितना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।